जोहार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं रेणु कुमारी आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर पाठ को मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ। कक्षा 11वीं का हिंदी ऐच्छिक जो नागार्जुन द्वारा रचित कविता है, बादल को घिरते देखा है। ये पाठ को मैं बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाने वाली हूँ और अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें, और यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। बादल को घिरते देखा है। इस पाठ में कवि ने खुद प्रत्यक्ष अपनी आँखों से ये नज़ारे मतलब जो ये दृश्य है बादल का घिरना, पहाड़ों के ऊपर, हिमालय पर्वत के ऊपर जो दृश्य है बादल का घिरना, वो किस प्रकार से कवि का मन मोह लेता है। और जो दृश्य है बादल का घिरने से जो दृश्य पहाड़ों के ऊपर बनी हुई है, ये दृश्य बहुत ही मनमोहक और बहुत ही आकर्षक है। और ये सब दृश्य को कवि ने अपनी आँखों से अनुभूत किया है, खुद उसको महसूस किया है, और इस पाठ में उसी को बताया है कि किस प्रकार से पर्वतों के ऊपर बादल घिरते हैं तो वो किस प्रकार से आकर्षक लगते हैं। इसी का आंखों देखा जो दृश्य है, मनोहर दृश्य है, मनोहर दृश्य है, उसी को हम पाठकों के बीच रखा है। तो शुरू करते हैं हम लोग। बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर आप कविता में देख रहे हैं कि पहला ही लाइन है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्ण कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे, उसके बाद व्याख्या हम लोग जानेंगे। अमल धवल, अमल का अर्थ होता है स्वच्छ साफ, धवल का अर्थ होता है सफेद, गिरी पर्वत, शिखर यानी कि चोटी, जो पर्वत है इसका ये जो भाग है, इस भाग को कहा जाता है चोटी या शिखर। बादल को घिरते देखा है यानी कि वर्षा ऋतु के समय जो बादल छाया हुआ रहता है, बारिश आने से पहले का जो मौसम बनता है, बादल गिरता है, चमकता है, तब जाके बारिश होती है, तो वही बादल का घिरना यानी कि उसका घिड़कना, जिसको हम लोग ठेठ में बोलते हैं ना, घिड़क रहा है, चमक रहा है, तो वही है घिरना। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्वच्छ साफ सफेद पर्वत के शिखरों पर। अब यहाँ पर पर्वत को यानी कि गिरी का अर्थ होता है पर्वत, तो पर्वत को स्वच्छ साफ और सफेद क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो पर्वत की बात हुई है वो हिमालय पर्वत की बात हुई है। तो हिमालय पर्वत में सभी जानते हैं, हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि हिमालय पर्वत के ऊपर में बर्फ जमा हुआ रहता है, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया है हिमालय, यानी कि हिम का आलय, हिम का घर। ठीक है, तो हिमालय पर्वत में बहुत सारे बर्फ से वो पर्वत ढका हुआ रहता है, और बर्फ का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है, और उसका जो पानी होता है वो स्वच्छ होता है, साफ होता है। इसीलिए यहाँ पर बर्फ की जो बात हुई है उसको स्वच्छ साफ और सफ़ेद कहा गया है। ठीक है, तो स्वच्छ साफ सफ़ेद पर्वत के शिखरों पर, पर्वत की चोटियों पर बादल को घिरते देखा है, यानी कि बादल को गिड़गिड़ाते हुए, घड़कते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो कवि हिमालय की तरफ वो घूमने के लिए जाते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं। जैसा कि मैं कवि परिचय में बता चुकी हूँ आपको कि जो नागार्जुन कवि थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत की यात्रा की है। तो इसी यात्रा के दौरान एक बार ये हिमालय पर्वत की ओर जाते हैं वर्षा ऋतु के समय। तो उस समय वो अपनी आंखों से क्या देखते हैं कि हिमालय पर्वत के ऊपर जो बादल गिर रहा है, घिड़क रहा है, तो वो घिड़कना
जो दृश्य है इनको बहुत आकर्षित करता है और उसी का यहाँ जो अनुभूत कवि ने किया है उसी का वर्णन इस पाठ में किया है। तो हिमालय पर्वत, ठीक है, ये हिमालय पर्वत है और इस हिमालय पर्वत पर बर्फ से पूरा ढका हुआ है, ठीक है, और ये बर्फ जो है सफेद है, स्वच्छ है ना। और इनकी चोटियों पर, किनकी चोटियों पर, पहाड़ों की चोटियों पर जो बादल है ये क्या हो रहे हैं, घिरे हुए हैं। वर्षा होने के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब कि जब बादल घिरता है तो काला दिखता है ना, पूरा मौसम ही काला बन हो जाता है और बारिश भी जोरदार होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने कहा है कि स्वच्छ साफ जो सफ़ेद पर्वत की चोटियों पर बादल को घिरते हुए मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और ये जो दृश्य था बहुत ही प्यारा था, बहुत ही आकर्षक था और बहुत ही मनोरम था, ठीक है। आगे देखिए, छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे मोती जैसे कहने का यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर पर्वत में जो बर्फ जमी हुई है ये बर्फ जो है वो मोती के समान प्रतीत हो रहा है। किसके समान, मोती के समान प्रतीत हो रहा है। जो बर्फ हिमालय पर्वत पर ढका हुआ है ये बर्फ जो है वो मोती के समान दिखाई दे रहा है। तो उसी को कहा गया है छोटे छोटे मोती जैसे। तो ये मोती जैसा क्या चीज है, बर्फ जो पर्वत पर ढका हुआ है। तो छोटे छोटे ये बर्फ जो है वो मोती के समान दिखाई दे रही है और उसका शीतल जल तुहिन करने को, उसका शीतल जल यानी कि बर्फ का जो जल है वो शीतल है यानी कि ठंडा है, बहुत ही ठंड है। बर्फ आप जैसे फ्रिज में आप जमाते हो, फ्रिज में आप बर्फ देते होंगे, जमाते हो तो वो बर्फ हाथ में आप कुछ समय के लिए नहीं रख सकते, कुछ क्षण के लिए रख सकते, उलटते पलटते रहोगे क्योंकि बहुत ठंड होता है जिसको आप हाथ में रख नहीं सकते हो ज़्यादा देर तक नंगे हाथों से, ठीक है। तो जो छोटे छोटे मोती के समान बर्फ दिखाई दे रहे हैं, ये बर्फ जो है, बर्फ का जो पानी है वो पानी बहुत ही ठंडा है और वह उनका कण जो है यानी कि बर्फ के कण का जो ठंडा पानी है ये मानसरोवर के झील पर यानी कि मानसरोवर जो झील है उस झील पर बर्फ का ठंडा पानी क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। कहाँ गिर रहा है, मानसरोवर के झील पर जो बर्फ से ढका हुआ पर्वत है वहाँ का ठंडा पानी जो है वो मानसरोवर के झील में गिर रहा है। कमलों पर गिर के देखा है, मानसरोवर झील पर जो कमल का फूल लगा हुआ है उसमें वो पानी जो है वो गिर रहा है। इसको ध्यान से आप एक बार समझिएगा। एक बार इसको मैं चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। ये हिमालय पर्वत है, ठीक है, ये हिमालय पर्वत है और इसमें बर्फ जो है बर्फ से ही ढका हुआ है, ठीक है, ये बर्फ से ढका हुआ है और इसके ऊपर जो बादल है वो घिरा हुआ है यानी कि बारिश होने के लिए पूरा मौसम बना हुआ है। बादल जो है घिड़क भी रहा है, चमक भी रहा है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे बर्फ का टुकड़ा है, छोटा छोटा जो बर्फ का टुकड़ा है ये बर्फ का टुकड़ा मोती के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है, मोती के समान दिखाई दे रहा है। और ये मोती के समान जो बर्फ दिखाई दे रहा है इसका पानी जो है वो एकदम ठंडा, क्या है, ठंडा है। क्यों, क्योंकि बर्फ का पानी है तो बर्फ का पानी ठंडा रहता है, ठीक है, ये बहुत ठंडा है। और ये पानी जो है नीचे जो मानसरोवर झील है, कौन सा है, मानसरोवर झील है ना, नीचे जो क्या है मानसरोवर झील है और इस मानसरोवर झील में जो है वो कमल का फूल है, क्या खिला हुआ है, कमल का फूल खिला हुआ है बहुत सारा। और ये जो पानी है ना, ये जो बर्फ का ठंडा ठंडा पानी है ये ठंडा पानी मानसरोवर झील में जो कमल का फूल है उस पर ये क्या हो रहा है, गिर रहा है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से लास्ट लाइन इन्होंने कहा है, फिर से कहा है कि बादल को घिरते देखा है। तो इस प्रकार से मैंने स्वयं प्रत्यक्ष आंखों से
बादल को पर्वतों के ऊपर गिड़गिड़ाते हुए, गरजते हुए मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वो दृश्य जो था बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही प्यारा था और बहुत ही मनोरम था। तो इस प्रकार से मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। ठीक है, ये तो था व्याख्या। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर अलंकार, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके रहते हैं और आपके पाठ्यक्रम से ही कहीं से भी 2-4 लाइन जो है, वाक्य जो है वो कविता से उठा के रहता है और उसमें से 4-5 प्रश्न पूछा जाता है और उसमें से एक प्रश्न जो रहेगा वो अलंकार से संबंधित जरूर रहता है। तो अलंकार को भी ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे मोती जैसे, यहाँ पर अलंकार है, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा अलंकार है? यहाँ पर छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है और पूरा वाक्य को हम ले यहाँ पर तो छोटे छोटे मोती जैसा, यानी कि बर्फ का जो छोटा छोटा टुकड़ा था उसकी तुलना मोती से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, क्योंकि बर्फ की तुलना मोती से की गई है, इसलिए ये यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और पूरा लाइन में उपमा अलंकार यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या है और अगली वीडियो में इससे आगे जो कविता है उसकी व्याख्या करना मैं बताऊंगी। धन्यवाद।